सुप्रभात। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रवर्तक अगेय जी की प्रसिद्ध रचना नदी के द्वीप कविता का अध्ययन करेंगे। नदी के द्वीप कविता एक प्रतीकात्मक रचना है। प्रतीकात्मक रचना वो होती है जब कोई कवि अपने मन के भावों का मूल्यांकन करने के लिए कल्पना का प्रयोग करते हुए किन्हीं स्थूल वस्तुओं का उदाहरण देते हैं या स्थूल वस्तुओं का रूप लेकर के अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उसको प्रतीकात्मक रचना कहा जाता है। अगेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। उनका काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर, जो 1949 में प्रकाशित हुआ है, नदी के द्वीप कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। इस कवि ने व्यक्ति, समाज और परंपरा के पारस्परिक संबंधों को नए प्रतीकों के रूप में चित्रित किया है। इस कविता में जो प्रतीक प्रयोग किए हैं उनके दो अर्थ प्रस्तुत हुए हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक रूप में देखें तो द्वीप, नदी और भूखंड, जलधारा। दूसरा मानवीय रूप में देखें तो शिशु, माँ, पिता और परंपराएं हैं। तो ये दोनों ही प्रतीक मिलकर प्रकृति और मनुष्य के संबंध को अभिव्यक्त करते हैं। इनके प्रतीकों में दर्शाया है कि नदी प्रतीक है माँ की। जैसे माँ अपने शिशु को गोद में लेकर के उसकी पालना करती है, उसको दुलार देती है, उसको संस्कार देती है, उसी प्रकार से ही द्वीप नदी में ही तैयार होते हैं। यानी नदी द्वीप का निर्माण करती है। द्वीप को कहते हैं टापू। टापू या द्वीप वो भूभाग हैं जो चारों ओर से जल से घिरे रहते हैं। इन टापू के चारों ओर जल ही जल होता है। इन द्वीपों का निर्माण नदी के द्वारा ही होता है। नदी यहाँ वंश परंपरा और माँ के रूप में दर्शाई गई है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में होता है, उसी प्रकार से यह द्वीप नदी की गोद में है। शिशु की तरह नदी द्वीप को रूप और आकार प्रदान करती है। दूसरा यहाँ पर टापू या द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। जैसे व्यक्ति का अपना एक अलग अस्तित्व होता है, उसी प्रकार से इस नदी के बीच में इस टापू का अलग अस्तित्व है, जिसका निर्माण नदी ने किया है। तीसरा यहाँ पर अगर हम प्रतीक देखें तो वो है भूखंड। भूखंड पिता का प्रतीक है। भूखंड वो स्थान है जहाँ पर यह टापू स्थित है। जिस स्थान पर यह टापू स्थापित है, स्थित है, उसे भूखंड कहा जाता है। भूखंड समाज एवं पिता का प्रतीक है। तो कवि ने नदी, द्वीप एवं भूखंड के प्रतीकात्मक अर्थ द्वारा ये बताना चाहा है कि नदी एक माँ की तरह अपने पुत्र यानी द्वीप को संस्कार देती है। जैसे माँ अपने बच्चे को संस्कार देती है, ऐसे ही नदी द्वीप का निर्माण करती है। और पिता जैसे अपने बच्चे का संरक्षण करता है, उसी प्रकार से यह भूखंड इस द्वीप को सुरक्षा प्रदान करता है, इसका संरक्षण करता है। नदी के द्वीप में नदी समष्टि अर्थात समाज के रूप में दर्शाई है और द्वीप व्यष्टि अर्थात व्यक्ति के रूप में दर्शाया है। व्यष्टि अर्थात अकेला, समष्टि अर्थात समूह। तो व्यक्ति के समूह से ही यानी एक एक व्यक्ति
के मिलने से ही समाज का निर्माण होता है। व्यष्टि अर्थात व्यक्ति, समष्टि अर्थात समाज। एक एक व्यक्ति के मिलने से जो समाज निर्मित होता है, तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति समाज का अंश है। व्यक्ति का निर्माण समाज के द्वारा होता है, यानी सामाजिक परंपराओं के द्वारा एक व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति की योग्यताओं का योगदान समाज को समर्पित होता है। यहाँ इस कविता में, नदी के द्वीप कविता में, नदी के जल प्रवाह को सामाजिक परंपराओं के रूप में दर्शाया गया है। व्यक्ति समाज का अंश है और सामाजिक परंपराएं एक व्यक्ति के चरित्र का या उसके अंदर आदर्शों का निर्माण करती हैं। ये सामाजिक परंपराएं मनुष्य या व्यक्ति के चरित्र को विकसित करते हुए उसके स्वरूप में निखार लाती हैं। जैसे समाज अगर व्यक्ति की प्रशंसा करता है तो उसके गुणों के द्वारा समाज को सहयोग मिलता है, और समाज अगर व्यक्ति की किसी की आलोचना करता है तो उसके द्वारा व्यक्ति के चरित्र में निखार भी आ सकता है। तो ये जल प्रवाह सामाजिक परंपराओं के रूप में दर्शाया है। तो यहाँ हम देखें, प्राकृतिक और मानवीय प्रतीकों को एक साथ प्रस्तुत करते हुए कवि ने बहुत सुंदर समन्वय स्थापित किया है। द्वीप शिशु और व्यक्ति के रूप में, नदी माँ और समाज के रूप में या संस्कृति के रूप में है, जल प्रवाह सामाजिक परंपराओं के रूप में, और भूखंड पिता या पूर्वज के रूप में है। तो इसकी व्याख्या करने से पूर्व हमने ये समझ लिया है कि इन प्रतीकों के प्रयोग के द्वारा कवि ने अपने भावों को इस कविता में अभिव्यक्त किया है। व्यक्ति इस समाज का हिस्सा है, व्यक्ति इस समष्टि का हिस्सा है। व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व है। भले ही हर मनुष्य समाज का अंश है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर नदी के द्वीप के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि जैसे द्वीप नदी के द्वारा ही निर्मित होते हैं और द्वीप अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, उसी प्रकार समाज में हर व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व होता है, जबकि उसके अंदर कुछ आदर्शों का निर्माण समाज के द्वारा होता है, लेकिन फिर भी समाज का अलग अस्तित्व है, परंपराएं अलग रूप में हैं और व्यक्ति का अस्तित्व अलग होता है। अब दूसरा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यदि द्वीप चाहे या द्वीप अपने आभार को व्यक्त करने के लिए, सम्मान को अभिव्यक्त करने के लिए नदी में अपने स्वरूप को मिटा देना चाहे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि द्वीप अगर अपने स्वरूप को विलीन कर देता है तो उससे नदी का पानी गंदला हो जाता है, मैला हो जाता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने अगर संस्कारों को विलीन करता है तो उससे समाज दूषित हो जाता है। तो आइए कवि की जो परिकल्पना है, कवि का जो मूल्यांकन भाव है, जो उनके भावों की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है, आइए हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। अगेये जी ने जब ये कविता लिखी तो उस समय के परिस्थितियों को देख करके उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, क्योंकि उस समय परिवर्तन का समय था, क्रांति का दौर चल रहा था। तो ये देखा जा रहा था कि व्यक्ति को महत्व दिया जाए या समाज को महत्व दिया जाए। तो इसी दृश्य को देख करके, तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके ही कवि ने अपने भावों को लेखनी में उतारा है
कि मानव समाज का अंश होते हुए भी अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, तो इसीलिए उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति अगर अपने अस्तित्व को विलीन कर दे तो ना तो उसका खुद का अस्तित्व रहेगा, ना ही वो समाज के अस्तित्व को ग्रहण कर पाएगा। इसी तरह से दोनों की विशेषता को दर्शाते हुए कवि ने जो अपने भावों को अभिव्यक्त किया है वो इस प्रकार से है। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वनी बह जाए। वो हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कोल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, है इसी से हम बने हैं। तो सबसे पहले प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित नदी के द्वीप कविता से उद्घृत है। इसके रचयिता नई कविता के प्रवर्तक कवि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। यह कविता कवि की प्रतीकात्मक और विशेष प्रमुख बहुचर्चित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने द्वीप, व्यष्टि और नदी समष्टि के प्रतीक में प्रस्तुत करते हुए बताया है कि समष्टि का अंग होते हुए भी व्यष्टि का अपना अलग महत्व होता है। इस पद में द्वीप अपने बारे में बता रहा है कि हम नदी के द्वीप हैं। इस नदी में हमारा अलग अस्तित्व है। हमारा जन्म इसी नदी से हुआ है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वनी बह जाए। तो द्वीप कह रहे हैं कि इसी नदी के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है। हम नहीं चाहते कि हमको छोड़कर यह नदी आगे चली जाए या हमें कभी छोड़कर चली जाए। स्रोतस्वनी अर्थात नदी कि हम नहीं चाहते कि यह नदी हमें छोड़ करके आगे बह जाए, क्योंकि हमारा इसी से ही निर्माण हुआ, हमारा अस्तित्व इसी से ही तैयार हुआ है। इसी ने हमें आकार देती है। इसी नदी ने हमें आकार दिया है, हमें रूप दिया है। कौन कौन सा? हमारे कोण। कहते कि जो ये द्वीप में कोने दिखाई दे रहे हैं, गलियां दिखाई दे रही हैं। अंतरीप अर्थात जो बीच में टीले हैं, जो बीच के टीले दिखाई दे रहे हैं। उभार जो उभरे हुए स्थान हैं, ऊंचाइयां हैं। सैकत कूल होता है कि जो सैकत अर्थात रेतीले, कूल अर्थात किनारे, कि यहाँ के जो रेतीले किनारे हैं, गोल घेरे आदि सब ये नदी के द्वारा ही बने हुए हैं। ये सारी गोलाइयाँ अर्थात उसके गोल आकार, जो द्वीप का गोल आकार है वो भी नदी के द्वारा ही हुआ है। नदी महा है, वह है इसी से हम बने हैं। तो द्वीप कह रहे हैं कि हमारा व्यक्तित्व इसी नदी के द्वारा ही तैयार हुआ है, निर्मित हुआ है। नदी ही हमें संस्कार देती है, हमारा रूप सुंदर बनाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के शरीर का निर्माण करती है, उसी प्रकार से नदी ने हमारा निर्माण किया है। हमारे ये सुंदर रूप और आकार नदी की ही कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। अर्थात नदी ने ही इस द्वीप को सुंदर रूप दिया है। यही हमारी धात्री है, यही हमारी जीवन निर्माता है। तो इस पद में
यहाँ कवि ने बताना चाहा है कि जब तक नदी है तब तक हमारा अस्तित्व है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नदी हमारी जननी है, हमारी सृजनहारिणी है। इसी ने हमें रूप और आकार दिया। किस प्रकार से इसने रूप आकार दिया है? क्योंकि नदी अपनी जल धारा में अपने अनेक कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर लेकर के आती है और उनको एक जगह पर स्थापित कर देती है। उसके द्वारा लाए हुए कंकड़, मिट्टी, बालू, पत्थर ही हमारा निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद जो जल की धारा आती है उससे हमारी शेप तैयार होती है, अर्थात कुछ ज़्यादा उभरा हुआ भाग है तो उसको उसमें से काट देती है, या इस सौंदर्य प्रदान करने के लिए उसमें लाए हुए मिट्टी, कंकर, पत्थर और मिला भी देती है और कुछ उसमें से हटा भी देती है। तो इस प्रकार से द्वीप के कोण, गलियां, उभार, किनारे, सारी गोलाइयां इसी नदी के द्वारा ही दिए हुए हैं। भाव ये है कि नदी समष्टि चेतना अर्थात समाज का प्रतीक है और द्वीप व्यक्ति अर्थात व्यष्टि का प्रतीक है। समाज में व्यक्ति का अपना अलग अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, परंतु उसे समाज से अलग करके नहीं रखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। व्यक्ति का निर्माण समाज से होता है, उसी प्रकार से द्वीप का निर्माण नदी के द्वारा हुआ है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए समाज के प्रति जो सम्मान का भाव रखता है और वो यही कहना चाहता है, जैसे द्वीप कह रहे हैं कि हम इसी से बने हैं, तो हमारा इस नदी के प्रति बहुत ही सम्मान का भाव है, आभार है। तो आगे आगे क्या कवि कहना चाहते हैं उससे पहले हम इसका भावार्थ देख लें कि यहाँ पर द्वीप व्यक्ति और नदी समाज का प्रतीक दर्शाया है। विशेष इस प्रकार है, भाषा सरल, सहज और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, प्रसाद गुण, शांत रस और लक्षणा शब्द शक्ति है। इस पद में हम देख रहे हैं कि यह छंद मुक्त रचना है। अनुप्रास व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। इसमें नदी ने अपने बारे में बताया है, द्वीप ने अपने बारे में बताया है, तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है। द्वीप बात कर रहे हैं। द्वीप वैसे तो स्थूल हैं, जड़ हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए द्वीप के माध्यम से एक व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाना चाहा है। अगले पद में कवि कहते हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्वनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे। तो इस पद्यांश में देखते हैं हम कवि क्या कह रहे हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता नदी के द्वीप से उद्घृत है। इसके रचयिता कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। यह कवि की प्रतीकात्मक महत्वपूर्ण बहुचर्चित कविता है। इस काव्यांश में कवि ने व्यक्ति के निजी अस्तित्व को प्रस्तुत किया है, यानी उसके अस्तित्व को महत्वपूर्ण दर्शाते हुए बताया है कि नदी के द्वीप कहते हैं कि हम द्वीप हैं, हमारा निर्माण नदी के द्वारा ही हुआ है, हम नदी की संतान हैं, हमारा अलग अस्तित्व है, हम धारा नहीं हैं कि हम
हमारा जो रूप और आकार बना हुआ है वो नदी ने ही सुंदर रूप आकार हमें प्रदान किया है। हम इस नदी के द्वीप, हमारा अस्तित्व धारा से अलग है। द्वीप नदी से ही उत्पन्न हुआ है। नदी में रहते हुए भी अपनी अलग सत्ता बनाए हुए है। और दूसरी ओर अगर हम देखें नदी की बहती हुई धारा, जिसने अपनी सत्ता को समाप्त करके द्वीप का निर्माण किया है और जो नदी का एक अंग बन गया है। द्वीप अपने व्यक्तिगत भाव को प्रस्तुत इस प्रकार से कर रहे हैं कि हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। धारा अर्थात नदी की बहते हुए प्रवाह में हमारा अस्तित्व नहीं है। नदी तो प्रवाहशील है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व स्थिर है, ठोस है, एक जगह पर टिका हुआ है। हम नदी के द्वारा ही द्वीप बने हुए हैं, लेकिन स्थिर समर्पण है हमारा और हम इस नदी को पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हमारा जो अस्तित्व तैयार हुआ है वो इस नदी के द्वारा है, इसलिए हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। हमने अपने आप को एक जगह पर स्थापित करके रखा हुआ है। अपने इस स्थिर समर्पण के द्वारा ही हम इस स्थान पर सुशोभित हैं, विराजमान हैं। क्योंकि नदी तो बहती रहती है, नदी की धारा प्रवाहित होती रहती है, लेकिन हम एक ही स्थान पर स्थिर हैं। हम इस नदी के द्वीप बने हुए हैं। हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्वनी के। नदी ने हमें तैयार किया है, हमारा एक अलग अस्तित्व बनाया है, तो हम इस नदी के द्वीप हैं। जो नदी ने हमें रूप और आकार प्रदान किया है, हमारा पूरा ही इस नदी के प्रति सम्मान का भाव है। किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है। तो यहाँ पर द्वीप अपनी बात रख रहे हैं कि अगर हम नदी के साथ बहना चाहें, क्योंकि अगर हम अपने सम्मान भाव को इस प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहें और हम नदी की धारा के साथ बहने लग जाएं, तो उससे क्या होगा, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और अपने अस्तित्व के नष्ट हो जाने पर रेत होना, यानी कि हम फिर रेत बन जाएंगे। जो हमें ये संज्ञा प्राप्त हुई है द्वीप की, हम कंकर मिट्टी पत्थर से जुड़ करके एक आकार में स्थित हो गए हैं। और अगर हम अपने आप को प्रवाहित कर देते हैं तो हम रेत बन जाएंगे। ना तो हम धारा बन सकेंगे, यानी कि ना तो हम जल की शुद्ध धारा के रूप में उपस्थित हो सकेंगे, और ना ही हम द्वीप रहेंगे। ये तो हमारा नया ही रूप निकल आएगा, हम रेत हो जाएंगे। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। ना तो हम धारा के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, फिर हम दोबारा इसी द्वीप का भी अंग नहीं बन सकते हैं। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, यानी हमारा फिर ये अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यानी द्वीप की संज्ञा हमारी खत्म हो जाएगी। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे। तो यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग किया हुआ है कि पैर उखड़ेंगे, अर्थात फिर हम नष्ट हो जाएंगे। फिर उससे क्या होगा, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाने पर हमारे जो पैर उखड़ेंगे उससे पलवन होगा। पलवन होना अर्थात बाढ़ आ जाना। फिर नदी के जल में बाढ़ आ जाएगी और फिर उससे हम ढहेंगे ढहेंगे अर्थात द्वीप फिर गिर जाएंगे। वहाँ से कण कण रेत रेत होते हुए झड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जल के थपेड़े, जल की चोट, जल के आघात से चूर चूर हो करके फिर गिर जाएंगे। तो सहेंगे क्या, तो नदी के प्रवाह की चोट को सहन करेंगे और उसके बाद फिर बह जाएंगे और उस चोट को सहन करके रेत बन करके उस पानी के साथ ही बहना शुरू कर देंगे।
और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या धार बन सकते हैं। तो यहाँ द्वीप अपनी बात रख रहे हैं कि हम चूर्ण चूर्ण अर्थात रेत बन जाएंगे, कण कण में हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो कहते फिर भी हम जल की धारा तो बन ही नहीं सकते हैं, तो हम अपनी जड़ से भी उखड़ जाएंगे और फिर नदी का रूप भी धारण नहीं कर सकते हैं। तो हम ना तो यहाँ के रहेंगे ना हम वहाँ के रहेंगे। तो इसके लिए यहाँ अगर हम दूसरे भाव को देखें तो व्यक्ति समाज का अंश है, व्यक्ति समाज की इकाई है। समाज में रहते हुए वो अपने व्यक्तित्व की अस्तित्व की सुरक्षा करता है। तो आज का व्यक्ति अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहता है। ये बिल्कुल ही सही है कि जैसे जो द्वीप है नदी का अंग है, नदी को समर्पित है, परंतु उस प्रवाह में पड़कर अपने व्यक्तित्व को अस्तित्व को मिटाना नहीं चाहते। इसी यदि वो अपने नदी के प्रवाह में गिर जाएं या उसमें बह जाएं तो वो रेत बन करके अपने अस्तित्व को खो देंगे, उखड़ जाएंगे, उनकी स्थिरता नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से ही एक व्यक्ति अपनी चेतना को अलग बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने अलग अस्तित्व के साथ समाज के साथ मिल करके चले, क्योंकि समाज में अगर समाज के अनुसार अगर वो अपने अस्तित्व को बदल लेता है तो फिर वो एक ऐसा व्यक्तित्व उसका उभर कर आएगा कि वो समाज को ही दूषित कर देगा। जैसे नदी का द्वीप अगर अपने आप को बहा देता है तो वो रेत बन जाता है, जिससे नदी का पानी गंदला हो जाता है। उसी प्रकार से ही रेत बन करके जैसे निर्मल जल को, साफ जल को गंदला करने के बाद वो उपयोगी नहीं रह जाता, वो अनुपयोगी बना देता है उसको। उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो अपने अस्तित्व को छोड़ करके अपने व्यक्तिगत चरित्र को छोड़ करके दूसरे ही चरित्र में या दूसरे ही स्वरूप में विलीन होना चाहता है, तो वो फिर समाज के लिए अनुपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसके द्वारा फिर अपने ही व्यक्तित्व का विनाश हो जाता है। ना तो वो दूसरे व्यक्तित्व में ढल सकता है और पहले वाले अपने को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ कवि ने कहना चाहा है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की सार्थकता अपने अलग अस्तित्व को बनाए रखने में है, ना कि विलीन होने में। जैसे द्वीप की शोभा द्वीप बने रहने में है, नदी में विलीन होने में नहीं है। आगे कवि ने द्वीप के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है कि द्वीप क्या कहता है कि अगर मैं धारा बन जाऊं या अपने आप को रेत बना लूं तो हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे। सलिल अर्थात जल। तो कहते कि अगर हम रेत बन जाते हैं, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं, जल की धारा में अपने अस्तित्व को विलीन कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि हम नदी के जल को तनिक थोड़ा गंदला अर्थात मैला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे और उस पानी को फिर अनुपयोगी बना देंगे, उसका कोई प्रयोग भी नहीं कर सकेगा। अर्थात एक व्यक्ति जब अपने अस्तित्व को मिटा देता है तो वो समाज को दूषित कर देता है, वो समाज के लिए उपयोगी नहीं रहता है। भावार्थ इस प्रकार है। इस पद में कवि ने व्यक्तिवादी विचारधारा को अभिव्यक्त किया है और व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया है। जैसे नदी के द्वीप को दिखाया है कि अगर वो जल प्रवाह में विलीन हो जाए तो वो उसको गंदला करेगा, उसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर अपने अस्तित्व को नष्ट कर दे तो वो समाज के लिए दूषित साबित होगा, अनुपयोगी सिद्ध हो जाएगा।
इसलिए कवि ने व्यक्ति के अलग अस्तित्व को बनाए रखने को ही महत्वपूर्ण बताया है। विशेष इस प्रकार है, भाषा सरल, सहज और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, प्रसाद गुण, शांत रस और लक्षणा शब्द शक्ति है। इस पद में हम देख रहे हैं कि यह छंद मुक्त रचना है। अनुप्रास व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। इसमें नदी ने अपने बारे में बताया है, द्वीप ने अपने बारे में बताया है, तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है। द्वीप बात कर रहे हैं। द्वीप वैसे तो स्थूल हैं, जड़ हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए द्वीप के माध्यम से एक व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाना चाहा है। इस पद में कवि ने कहा है, द्वीप है हम, ये नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड हमारा पित्र है। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित नदी के द्वीप कविता से उद्घृत है। प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी इसके रचयिता हैं। यह अज्ञेय जी की प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण बहुचर्चित कविता है। इसमें कवि ने व्यक्ति के अस्तित्व को स्वतंत्र रूप से महत्वपूर्ण दर्शाते हुए कहा है कि हम नदी के द्वीप हैं, द्वीप हैं हम, यह नहीं है श्राप। तो यहाँ पर द्वीप कह रहे हैं कि अगर हम अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करते हैं, जल की धारा में प्रवाहित नहीं होते हैं, तो यह हमारे लिए श्राप नहीं है, बल्कि यह तो हमारी अपनी नियति होता है अर्थात भाग्य। ये तो हमारा अपना अलग भाग्य है। नदी से अलग हमारा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि नदी हमारी माँ है और हम नदी के पुत्र हैं। बैठे नदी की क्रोड में, क्रोड अर्थात गोद, तो हम नदी की गोद में हैं कि जैसे माँ अपनी गोद में शिशु को लेकर के उसकी पालना करती है, उसको संस्कार देती है, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है। जैसे एक माता अपने बच्चे को जन्म देकर उसे पिता से मिलाती है, उसी प्रकार यह माता नदी भी द्वीप को रूप आकार देकर उसे उसके भूखंड से मिलाती है। वो भूखंड जो पिता है, पितृ अर्थात पूर्वज है, जो ऐसा खंड है, जो उस धरती का ऐसा हिस्सा है जो उसके लिए संरक्षण प्रदान करता है, जो उसको सुरक्षित रखता है। क्योंकि जैसे पिता के बिना बच्चे की जीवन अधूरी रह जाती है, उसी प्रकार से भूखंड के संरक्षण के बिना द्वीप का अस्तित्व भी टिक नहीं सकता है। भूखंड द्वीप भी वो भूखंड है और यह छोटा सा भूखंड उस विशाल भूखंड का ही प्रतिरूप है, जिसे हम अपना पिता कह सकते हैं, जिसको पिता के रूप में स्वीकार किया गया है, पूर्वज के रूप में स्वीकार किया गया है। तो माँ रूपी नदी हमें विशाल भूमिखंड से मिलाती है और वो भूमिखंड हमारे पूर्वज हैं। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने पूर्वजों से समानता प्राप्त होती है, उसी प्रकार ही विशाल भूखंड से समानता मिलती है। क्योंकि जैसे द्वीप में वो मिट्टी, रेत, कंकर, पत्थर आदि मिलकर के उन्हीं के साथ मिलकर उन्हीं के समानता में स्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने ही समाज के द्वारा उन परंपराओं को सीखते हुए, उन आदर्शों के द्वारा अपने चरित्र का निर्माण करते हुए उस परम सत्ता
के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि योग्य हो जाता है। तो एक तरह से मनुष्य के जो अपने संस्कार हैं, संस्कृति है, समाज के द्वारा जो उसको गुणवत्ता प्राप्त होती है, उसके द्वारा वो ईश्वर को भी मिल सकता है, ईश्वर के प्रति भी समर्पित हो सकता है। तो इस प्रकार से इस पद के द्वारा, काव्यांश के द्वारा कवि ने नदी और द्वीप में माँ पुत्र के संबंध और भूखंड को पूर्वज कह करके एक संबंध को प्रस्तुत किया है, तो जिससे व्यष्टि और समष्टि का संबंध भी स्थापित किया है। तो विशेष इस प्रकार है, भाषा सरल, सहज और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, प्रसाद गुण, शांत रस और लक्षणा शब्द शक्ति है। इस पद में हम देख रहे हैं कि यह छंद मुक्त रचना है। अनुप्रास व मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। इसमें नदी ने अपने बारे में बताया है, द्वीप ने अपने बारे में बताया है, तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है। द्वीप बात कर रहे हैं, द्वीप वैसे तो स्थूल हैं, जड़ हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए द्वीप के माध्यम से एक व्यक्ति के अस्तित्व को दर्शाना चाहा है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, पलावन तुम्हारा घर घराता उठे। यह स्रोतस्वनी ही कर्म नाशा, कीर्ति नाशा, घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार है वह भी। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। तो यहाँ पर इसमें हम पहले देखें प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित नदी के द्वीप कविता से उद्घृत है। कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की यह बहुचर्चित कविता है। कवि ने प्रतीकात्मक प्रयोगों से इस कविता को अति महत्वपूर्ण और विशेषतापूर्ण प्रस्तुत किया है। कवि ने एक व्यक्ति की समाज में भूमिका को स्वतंत्र रूप से दर्शाने के लिए जो प्रयास किए हैं, जो प्रतीक प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने परिकल्पना को एक सुंदर रूप देते हुए अभिव्यक्त किया है। कवि ने नदी को एक समाज के रूप में और द्वीप को व्यक्ति के रूप में दर्शाते हुए कहा है कि हर व्यक्ति का समाज में अलग अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर द्वीप नदी के प्रति अपने आभार को अभिव्यक्त कर रहे हैं। द्वीप कहते हैं नदी को, नदी तुम बहती चलो, कि तुमने हमें आकार दिया, तुमने हमें रूप प्रदान किया और तुम निरंतर प्रवाहित होती रहो। भूखंड से जो दाए हमको मिला है, मिलता रहा है। भूखंड भूमि का वो स्थान जहाँ पर द्वीप स्थापित होते हैं, स्थित होते हैं। तो कहते कि भूखंड से पिता के रूप में, भूखंड से जो हमें दाए वैसे तो होता है पैतृक संपत्ति जैसे, कि जो हमें सब कुछ पिता के रूप से प्राप्त हुआ है, तो है या मिला है, मिलता रहा है, तुम उसी प्रकार से हमारी माता के रूप में मांझती अर्थात हमें निखारती रहो, संस्कार देती चलो, हमें सुसंस्कृत करती चलो, हमारे अंदर नए पवित्र संस्कारों का निर्माण करती चलो।
जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देकर उसके व्यक्तित्व को सुंदर बनाती है, उसको आदर्श व्यक्तित्व का स्वरूप प्रदान करती है, उसी प्रकार द्वीप कह रहे हैं तुम भी हमें सुंदर रूप आकार प्रदान करती रहो। फिर कहते हैं कि इस तरह से जो तुम हमारा सुंदर रूप बनाओगी तो हमें बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त होगी। तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो। आगे कहा है कि कभी तुम्हारे आह्लाद होता है प्रसन्नता, कभी तुम्हारी प्रसन्नता से, कभी दूसरों के स्वैराचार अर्थात स्वेच्छा इच्छा पूर्ण व्यवहार से, अतिचार अन्याय या अत्याचार कि कभी तो प्रसन्नता होगी, कभी इच्छा के अनुसार व्यवहार होगा और कभी अन्याय के द्वारा अत्याचार को सहन करते हुए भी अगर जैसे प्रवाह में अगर कुछ अधिकता हो जाए अर्थात तुम्हारे धारा में प्रवाह में बाढ़ आ जाए, पलावन तुम्हारा घर घराता उठे, तुम्हारे में बाढ़ आ जाए, तुम्हारी धाराओं में एक घड़घड़ाहट हो जाए, अतिशोर हो जाए, यह स्रोतस्वनी ही कर्म नाशा कीर्ति नाशा घोर काल, और उस समय तुम्हारा जो ये विनाशकारी स्वरूप प्रस्तुत हो गया तो वो भी हमें स्वीकार होगा कि हे नदी, हे माँ, अगर तुम उस समय एक विनाशकारी रूप में उपस्थित हो गई, कीर्ति नाशा कि हमारे अस्तित्व को समाप्त करने के लिए उपस्थित हो जाओ, घोर काल, वो भयंकर समय अगर हमारे सामने आ भी गया, प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है। तो कहते फिर हमें वो आपका ऐसा स्वरूप भी स्वीकार रहेगा, हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। फिर उससे क्या होगा, तो हमें स्वीकार है वह भी उसी में रेत होकर, तो हम अपने अस्तित्व को छोड़ देंगे, हम फिर से रेत बन जाएंगे, रेत बन करके फिर हम छनेंगे, हम फिर से बिखर जाएंगे, बिखरेंगे, लेकिन फिर तुम्हारी ही धारा में हम छन जाएंगे, फिर से तुम्हारे प्रवाह में बहते हुए छन करके फिर हम कहीं और जा करके जम जाएंगे, अर्थात किसी अन्य द्वीप में जा करके हम स्थित हो जाएंगे, कहीं फिर पैर टेकेंगे। अर्थात अगर हमें अपने अस्तित्व को छोड़ना भी पड़ा तो हम तुम्हारे साथ बह करके उस स्थान पर जाएंगे जहां तुम हमें दोबारा स्थापित करना चाहोगी। अर्थात जैसे कोई द्वीप है, वो अगर वहां से थोड़ा बाढ़ के कारण से उसकी मिट्टी या रेत हो जाती है, वो रेत हो जाता है, तो रेत बहती हुई जा करके पानी के साथ वो किसी और जगह पे इकट्ठी हो जाती है, तो फिर से वो द्वीप का आकार ले लेते हैं। तो कहते हम फिर से रेत हो जाएंगे और हम दोबारा से जमकर द्वीप के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक नया व्यक्तित्व होगा, तो वो भी हम स्वीकार करते हैं। कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, वो जो हमें नया रूप प्राप्त होगा वो हमें स्वीकार है। तो कहते हमें फिर से उसी नए रूप में तुम हमें एक सुंदर रूप प्रदान कर देना, तुम हमें अच्छे संस्कार दे देना और हमें एक हमारे व्यक्तित्व को निखार देना। हे जननी, तुम हमें फिर से सुसंस्कृत कर देना, हमारे संस्कारों को सजा देना, हमारा नव निर्माण करके हमें एक तरह से सौंदर्य प्रदान करना, एक सुंदर रूप से हमें निखार करके प्रस्तुत करना। तो इस पद में कवि ने यह बताना चाहा है कि किसी कारण से यदि एक व्यक्ति का अस्तित्व समय की धारा में बहते हुए परिवर्तित होने भी लगे, तो वो ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित हो जाए जहां वो
नवीन संस्कार उसको और शोभायमान कर सकें, या नवीन संस्कारों से सुसज्जित होकर के वो समाज के प्रति समर्पित हो और फिर अपने अस्तित्व को पुनः जागृत कर ले। एक नए अस्तित्व से उभर करके व्यक्ति समाज के सामने प्रत्यक्ष हो, विलीन नहीं हो, लेकिन वो एक नया व्यक्तित्व लेकर के समाज के सामने उभर करके प्रस्तुत हो जाए। तो इस पद में, इस काव्यांश में कवि ने एक वो स्वरूप प्रस्तुत किया है कि जैसे नदी में वो द्वीप रेत रूप में अगर परिवर्तित हो भी जाए, बिखर भी जाए, तो भी वो नष्ट नहीं हो और बल्कि दूसरी जगह जाकर के नया रूप अपना धारण करके उपस्थित हो जाए। उसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर समाज के आघातों में पीड़ित हो करके अब उसको जीवन में कुछ बदलाव लाना पड़ भी जाए, परंपराओं की धारा में बहना भी पड़े, लेकिन फिर से उसका एक अस्तित्व निखरा हुआ समाज के सामने प्रस्तुत हो जाए, तो कवि ने द्वीप के माध्यम से मानवीय संघर्षों का चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इस कविता में हमने देखा अज्ञेय जी ने सफल और सार्थक प्रतीकों के प्रयोग से समाज के साथ समन्वय स्थापित किया है। द्वीप नदी के पुत्र के रूप में जो उसकी गोद में निश्चिंत रहते हैं, नदी के पार का भूखंड जो पिता के रूप में है, जो संरक्षण प्रदान करते हैं। नदी रूपी माता द्वीप को संस्कार देती है। यही स्थिति उन्होंने व्यक्ति और समाज की दर्शाई है। जैसे नदी के प्रलयकारी स्थिति को दर्शाते हुए बताया है कि वह द्वीप उस प्रलयकारी स्थिति को स्वीकार करके नए द्वीप का आकार ग्रहण कर लेता है, क्योंकि उसका अटूट विश्वास है कि वो अगर धारा में बह भी जाएगा तो नदी में छन कर साफ होकर के फिर से नया रूप धारण कर लेगा और नदी उसको नए संस्कार रूप से नए द्वीप के रूप में उभार करके प्रस्तुत कर देगी। तो द्वीप का नदी के प्रति निवेदन भी रहा है कि वो निरंतर प्रवाहित रह करके उसका परिष्कार करती रहे। वो कहता है कि नदी को अगर उसमें नदी को ये इच्छा है कि वो मिटना नहीं चाहिए, तो कहते कि यह उसके अंदर भी यही भाव है, वो भी अपने अस्तित्व को बनाने में पूर्ण प्रयासरत रहेगा। नदी भी चाहती है कि द्वीप का अस्तित्व समाप्त नहीं हो। उसका विश्वास है कि उसका अस्तित्व शेष रहेगा, क्योंकि वो एक जगह से उस रेत को लेकर के दूसरी जगह पर स्थापित कर देती है, तो उससे नए द्वीप के रूप में वो प्रस्तुत हो जाता है। तो नदी रूपी माँ उस रेत को नए द्वीप के रूप में उपस्थित कर देती है। तो नदी उसे निरंतर नया रूप दे करके सजाती रहे, संवारती रहे। यह द्वीप की मनोकामना है, वो उसकी प्रबल इच्छा है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति को कवि ने कहना चाहा है कि समाज के आघात और संघर्ष से अगर उसे सामना करना भी पड़े तो वो उसके लिए नव निर्माण का ही स्वरूप होगा। उसका नया व्यक्तित्व ही उभर करके सामने आएगा, क्योंकि यह परिवर्तन के जो संघर्ष हैं या आघात हैं उसके द्वारा व्यक्ति का रूप निखरता है या नया व्यक्तित्व उपस्थित होता है। तो ये थी अज्ञेय जी की बहुत सुंदर कविता नदी के द्वीप। धन्यवाद।